हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने आप लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में या लघु बीजाणु धानी में होती है। दैट्स इट। तो लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं? लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण या नर युग्मक का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया स्टार्ट लघु बीजाणु धानी में होती है। अब लघु बीजाणु धानी में ये क्रिया स्टार्ट कैसे होती है? जब हम लघु बीजाणु धानी का अनुदैर्ध्य काट या टीएस काट कर देखते हैं तो हमें उसमें दिखाई देता है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका केंद्रक बड़ा और जीवद्रव्य गाढ़ा होता है। ओके, तो इन सेल्स को हम पिरपुरसु कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल या आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। ये पिरपुरसु कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल्स क्या करती हैं? एक टाइप का परिणत विभाजन करती हैं और परिणत विभाजन करके टू टाइप की कोशिकाएं बनाती हैं। एक तो बाहर की तरफ बनाती है, दूसरी अंदर की तरफ बनाती है। ठीक है, जो बाहर की तरफ बनाती है वो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं बनाती है और जो अंदर की तरफ बनाती है वो प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं बनाती है। दैट्स इट। अब जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं होती हैं वो कंटिन्यू क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन करके 4 से 5 स्तर मोटा कोशिकीय स्तर बनाती है, जिसमें अंतर स्तर बनता है, मध्य स्तर बनता है और टेपिटम की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं? जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं तो अंत में नष्ट होकर क्या करती हैं? लघु बीजाणु धानी को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, अब जो ये दूसरी कोशिकाएं बनाती है हाइपोडर्मल सेल, अंदर की तरफ जो प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं, ये प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है? ये परागकण बनाती है। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकण बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने लघु बीजाणु धानी की डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली होगी और नोटबुक पर बना लिया होगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट एक काम करेंगे, आज मुझे जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है और नोटबुक बनाई है उसकी पिक देंगे। ओके, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लघु बीजाणु जनन, और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने ये ऐड कराया आप लोगों के सिलेबस में और इसमें से हर साल 7-8 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता ही आता है। पूरी यूनिट में से तो 14 नंबर का आएगा, इसमें से इस चैप्टर में से 7-8 नंबर का आता है। ठीक है, चलो तो अब फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम आज का। इसके बाद आप लोगों को परागकण के बारे में बताया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में या प्लांट्स के मादा जननांग के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको कल नहीं बताया था, कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। अगर हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इस तरह से फीमेल के जो होते हैं ये मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन सबको कहते क्या है? हम गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम या जायांग कहते हैं। ठीक है, तो ये गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम में कितने पार्ट्स होते हैं? गाइनोशियम में कई पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसके नीचे वाला जो ये गर्दन जैसा पतला भाग है ये क्या कहलाता है? वर्तिका या स्टाइल। ठीक है, और ये इसके नीचे का जो चौड़ा भाग है ये क्या कहलाता है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर एक अंडे जैसी संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड के अंदर भी एक गोल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम? भ्रूणकोश। ठीक है, अब भ्रूणकोश के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। जो नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं उसमें बीच में अंड कोशिका होती है और साइड में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन तीनों को मिलाकर अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर के मादा जननांग होते हैं जिन्हें जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम में कुछ पार्ट्स, कुछ अंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, इसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? वर्तिका या स्टाइल, सबसे नीचे का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? अंडाशय या ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ये अंडे जैसी संरचना बीजांड या ओव्यूल। ठीक है, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। दैट्स इट। ठीक है,
तो आप लोगों ने कल जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी थी, लघु बीजाणु जनन की क्रिया में हमने आप लोगों को बताया था कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक या परागकण बनते हैं। ठीक है, तो ये जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया जो होगी वो अंड कोशिका के मिलने से होगी, जबकि अंड कोशिका तो यहाँ होती है, भ्रूण कोश के अंदर होती है। ठीक है, तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया होने से पहले सारे परागकण किस पर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आकर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर इनका अंकुरण होता है और यहीं से ये क्या करते हैं, मादा जननांग के अंदर जाकर निषेचन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं कि भ्रूण कोश, ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश और इसके अंदर अंड कोशिका का विकास होता कहाँ पर, ये आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखना, नोट कर लेना कि जो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मादा जननांग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जायांग या गाइनोशियम कहलाते हैं। गाइनोशियम में ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पाया जाता है, उसके नीचे वर्तिका पाई जाती है, वर्तिका के नीचे अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका होती है, जहाँ पर जिससे निषेचन की क्रिया होती है भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश कैसे बनता है और ये जो बीजांड होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो मादा जननांग है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, तो बीजांड के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी, ये है बीजांड का डायग्राम ओव्यूल का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे बीजांड या ओव्यूल कहते हैं, जो किसके अंदर अभी आप लोगों को ऊपर दिखाया था, ये ओव्यूल कहाँ पर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के ऊपर क्या होती है, वर्तिका, वर्तिका के ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र से होते हुए ही परागकण कहाँ पर आते हैं, वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका, वर्तिका से होते हुए अंडाशय, अंडाशय के बाद बीजांड, और बीजांड के अंदर से फिर कहाँ जाते हैं, भ्रूणकोश में जाते हैं, और भ्रूणकोश से फिर के अंदर जाने के बाद ये अंड कोशिका से मिलते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये बीजांड या ओव्यूल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है, ओवल शेप में, अंडे की शेप में दिखाई देता है ये। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं होता बल्कि ये अंडे की शेप में होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, बीजांड, या इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे ओव्यूल। ठीक है, तो बीजांड के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। बीजांड में कई सारे पार्ट्स होते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम की प्रैक्टिस करना। ये होता है बीजांड का निभाग या चलाजा। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण, प्रतिमुख कोशिकाएं या इन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक होता है ये, पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, अंड कोशिका या एग सेल, और दो सहायक कोशिकाएं साइड में होती है, एसेसरी सेल्स, और बीच में जो होती है वो अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, अंड उपकरण। तीनों मिलकर क्या बनाती है, ये अंड उपकरण। ठीक है, तो बीजांड के बारे में देखो, बीजांड जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। जो मादा युग्मक होता है उसमें अंडक या अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, बीजांड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होता है, ये अंडे की शेप में होता है। ठीक है, अब जो बीजांड है, ये जो ओवल शेप बीजांड है, ये एक ग्रंथ की सहायता से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, ये इकहरे या दोहरे आवरण का बना होता है, ये बीजांड का आवरण होता है। ये वाला जो बीजांड है ये कौन से आवरण का बना है, ये दोहरे आवरण का बना है। ठीक है, ये इकहरे या दोहरे आवरण का बना होता है, और जो बीजांड का आवरण है वो एक ओर से ये यहाँ से खुला रह जाता है। ठीक है, और ये एक छिद्र जैसी संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बीजांड द्वार। ओके, अब बीजांड विरंध जिस स्थान से बीजांड से जुड़ता है वो स्थान बीजांड का क्या कहलाता है, नाभिका या हाइलम। ठीक है, ये बीजांड की नाभिका, ये बीजांड यहाँ से बीजांड विरंध से जुड़ा है, ये वाली जगह से, तो ये स्थान क्या कहलाएगा इसका, ये नाभिका कहलाती है। ठीक है, जो बीजांड का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, निभाग या चलाजा। ठीक है, अब जो ये पूरा बीजांड है, बीजांड के अंदर की अगर हम संरचना देखेंगे तो बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश या भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो बीजांड के जो अंदर ये वाली संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश जो होता है इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। 2 केंद्रक पाए जाते हैं, बीच में द्विगुणित होते हैं, ये इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है,
बीच वाली जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं, और जो दो साइड में कोशिकाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, अंड उपकरण या एग एपरेटस। ठीक है, तो बीजांड जो है ओवल शेप होता है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है। बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के अंदर। मादा जननांग में अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, ये बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के अंदर बीच में नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो बीजांड को अगर हम देखेंगे तो बीजांड ओवल शेप होता है जो कि एक व्रंत की सहायता से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत से जुड़ता है वो स्थान बीजांड का क्या कहलाता है, नाभिका कहलाता है। ठीक है, बीजांड जो होता है वो कितने आवरण का बना होता है, इकहरे या दोहरे आवरण से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये दोहरा या इकहरा आवरण जो है एक साइड से खुला रह जाता है और एक छिद्र जैसी संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ऊपरी भाग जो है बीजांड का क्या कहलाता है, निभाग या चलाजा। ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, बीच में तो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिसमें बीच वाली अंड कोशिका होती है और साइड की 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। जो नीचे की तरफ की कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, अंड उपकरण या एग एपरेटस। ठीक है, तो ये बीजांड की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब जिस तरह से आप लोगों को मैंने लघु बीजाणुधानी के बारे में बताया था कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है और इस क्रिया में परागकण बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो बीजांड होता है, बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी। बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी। तो ये जो गुरु बीजाणुधानी होती है, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ये भ्रूणकोश बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ोगे। तब तक के लिए इतना आप लोग नोटबुक में नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। आई होप आप लोगों ने नोटबुक बना ली होगी। ठीक है, थैंक यू।